अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये आपका जो वीक 10 है इसकी लास्ट वीडियो है और इसमें जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है हम आफ्टर द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम हम एक और बेसिक सा एल्गोरिथम जो है बेसिक बट वेरी यूजफुल एल्गोरिथम जो है उसको कवर करने जा रहे हैं। इस एल्गोरिथम को हम नाइव बेस एल्गोरिथम जो है वो प्रेफर करते हैं या इसकी टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। ये एल्गोरिथम भी जो है वो डिसीजन ट्री की तरह क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम है या क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और ये एल्गोरिथम जो है वो स्पैम फिल्टरिंग और इस तरह की एक्टिविटी जैसे डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है वहाँ पे ये काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है और काफ़ी यूजफुली ये इन डोमेन्स के अंदर जो है वो यूज होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एल्गोरिथम quickly. This is a statistical modeling technique जिसको हम नाइव बेस कहते हैं। बेसिकली ये एक बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी है और इसकी कुछ assumptions हैं। लाइक इसकी दो assumptions हैं कि जो फीचर्स हैं दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट और वो स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है। ये रियलिस्टिक टाइप की assumptions तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड कि ये इस बात को ज्यूम कर रहा है कि आपकी फीचर्स जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है या वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, अपनी एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर रही है। दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द बेस रूल। Bayes rule is a probability of an event given the evidence E और इसको हम नॉर्मली जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। probability of an event H given an evidence E, तो ये हम कुछ इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेस रूल का ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं और जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि E इज़ द प्रोबेबिलिटी और उसकी कंडीशन जो है वो H है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इन प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। एक जिनको हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे आपको इस फार्मूले की राइट साइड पे जो प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं दे आर द प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। और दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं इनको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कह रहे होते हैं। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज़। इसी बेस रूल के ऊपर बेस्ड है नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, जो कि थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ इसी बेस रूल को यूज़ करता है और क्लासिफिकेशन एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म करता है। किस तरीके से वो जो टर्मिनोलॉजी आपने देखी थी उस टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन लर्निंग व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास गिवन एन इंस्टेंस, तो ई जो है इसको हम रेफर कर सकते हैं एज इंस्टेंस ऑफ नॉन क्लास एट्रीब्यूट्स। वो जो फीचर सेट है जो आपकी इंस्टेंस का एक हिस्सा है, एग्जाम्पल का एक हिस्सा है, उसको हम यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी के अंदर ई के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे हैं। और एच जो है इसको हम क्लास की वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है वो रेफर कर रहे हैं। तो लेट्स कॉल ई एज द फीचर सेट या फीचर वेक्टर और जो एच है ये आपकी क्लास जो है क्लास वैल्यू जो है इसको रेफर कर रहा है। Naive assumption evidence split into parts, attributes that are independent. ये बेसिकली इसकी assumption है जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं कि आपकी वो जो एविडेंस है वो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, एक फीचर नहीं है। काफ़ी फीचर्स जो हैं वो पॉसिबली आपके पास हो सकती हैं। जैसे रेस्टोरेंट रेटिंग के अंदर आपने देखा था कि कोई 9-10 के करीब फीचर्स थी हमारे पास। ओके, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं
और हम प्रोबेबिलिटीज जो हैं जिनको हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं वो बेसिकली हमारी हर एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी और हर एक क्लास के लिए जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट होगी। जैसे E1 टाइम्स E2 एट्रीब्यूट 1 टाइम्स एट्रीब्यूट 2 और जितने भी आपकी फीचर्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एंड पे आपकी जो क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर होगी, वो भी इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिनोमिनेटर नीचे जो आपको नजर आ रहा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। आगे नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं इस डेटे को आप देखेंगे तो वहां पे इसका इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कवर नहीं हो रहा होता, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर जो है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस चीज को जरा यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। लेट्स से आपके पास ये एक एग्जांपल है विच कंसिस्ट ऑफ फीचर सेट और आपके पास यहाँ पे फीचर्स आप देख रहे हैं, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और विंडी है। ये आपका फीचर सेट है। तो यहाँ पे आपका E1 जो है वो ये सिचुएशन बन रही है, लेट्स कॉल इट E1 और ये आपकी एज बन रही है यस के लिए, ओके। और इसी तरीके से आपकी E2 दूसरी फीचर जो प्रीवियस आप फार्मूला देख रहे थे और ये आपका एज बन रहा है, ओके। और एंड के ऊपर आप देखिएगा कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है जिसको हमने फॉर्मूले के अंदर ई एज कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज। याद है हमने बात की थी कि जो एज है वो क्लास को रेफर कर रहा है और ई जो है ये फीचर वेक्टर या फीचर सेट जो है इसको रेफर कर रहा है। फार्मूला मैं आपको जरा दोबारा से दिखा देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है ताकि आपका डेटा जो है इसके साथ ये अकोमोडेट हो सके और आपकी जो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो E1 E2 जो है ये आपने किस तरीके से कैलकुलेट की है। ये प्रोबेबिलिटीज जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि ये कैलकुलेटेड हैं और यहाँ पे हमने इनको सिंपली पुट कर दिया है 2/9, 3/9 एंड अगेन 3/9 और एंड पे ये 9/14 आपको नजर आ रहा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास यस जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आप इसको इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आपने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको पहले प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो है इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के साथ इस सारे कॉन्सेप्ट को नाइव बेस के कॉन्सेप्ट जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेटा वही है जो हमने डिसीजन ट्री के लिए भी यूज किया था और इस डेटे के ऊपर अब हम नाइव बेस की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 14 इंस्टेंसेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और ये इंस्टेंसेस जो हैं इसकी हर एग्जांपल दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इसका फीचर सेट है जिसको हम एक्स के तौर पे रेफर करते हैं, आप देख रहे हैं, और दूसरा आपकी क्लास एट्रीब्यूट है जिसको हम वाई के तौर पे जो है वो रेफर करते हैं। अब हम लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग ऑफ दिस डेटा। ट्रेनिंग जो है वो नाइव बेस के अंदर कैलकुलेशन ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज होती है। तो जब भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा आता है तो नाइव बेस बेसिकली क्या करता है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो हैं इनको कैलकुलेट करता है और जितनी भी प्रायर प्रोबेबिलिटीज होती हैं दे आर बेसिकली टाइप ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ये टर्म मैंने पहले भी यूज की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की, तो इस टर्म को भी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करता हूं। तो एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो यहाँ पे ये है कि जो ट्रेनिंग है नाइव बेस एल्गोरिथम के अंदर वो कैलकुलेशन ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। और आप जानते हैं कि डिसीजन ट्री के अंदर ट्रेनिंग क्या थी, वो जो ट्री हम बना रहे थे वो ट्रेनिंग पार्ट था। यहाँ पे जो ट्रेनिंग पार्ट है वो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जरा गौर करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द आउटलुक और आप जानते हैं कि आउटलुक की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ओके। और हर वैल्यू जो है वो यस और नो क्लास के साथ जो है
वो कितनी इंस्टेंसेस रखती है ये यहाँ पे बताया गया है। मतलब अगर आउटलुक की वैल्यू सनी है नीचे कॉलम के अंदर, तो वहां पे क्लास यस की 2 इंस्टेंसेस हैं और क्लास नो की भी 2 इंस्टेंसेस हैं। और जहां पे आउटलुक की वैल्यू ओवरकास्ट है वहां पे क्लास यस की 4 इंस्टेंसेस हैं और क्लास नो की कोई भी इंस्टेंस जो है वो नहीं है। और जहां पे आउटलुक की वैल्यू जो है वो रेनी है और वहां पे क्लास यस की 3 इंस्टेंसेस हैं और क्लास नो जो है उसकी 2 इंस्टेंसेस हैं। ये काम आप पहले भी डिसीजन ट्री के अंदर भी देख के आए हैं, जहां पे आप जीनी इंडेक्स या एंट्रोपी जो है इसको कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे भी आप ये एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म करके आए। थोड़ा सा मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, वहां से भी ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि आप देख रहे हैं कि आउटलुक की वैल्यू जिन रोज के अंदर सनी है वहां पे क्लास नो कितनी दफा आई है और क्लास यस जो है वो कितनी दफा आई है। तो ये काउंटिंग आपने वहां पे सिंपली जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो सनी आप देख रहे हैं कि आउटलुक में ये 5 टाइम आया है और आप इसमें यहाँ पे काउंट भी कर रहे हैं कि जो 5 टाइम आया है वहां पे 2 टाइम जो है वो यस आया है और 3 टाइम जो है वो नो आया है। इसी इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पे रेफर कर दिया है। काउंटिंग जो है इसको सिंपली आपने यहाँ पे रेफर कर दिया है। अब आपने इसके लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटीज फॉर सनी, ओवरकास्ट एंड रेनी आपने कैलकुलेट करनी है। और किसके लिए कैलकुलेट करनी है? यस के लिए भी और नो के लिए भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सनी की प्रोबेबिलिटी जो है यस के लिए वो 2/9 है। क्यों 2/9 है यहाँ पे? ये उसकी रीजन ये है कि टोटल इंस्टेंसेस ऑफ यस जो है वो 9 है और सनी के लिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/9 बन रही है। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है वो सनी के लिए 3/5 बन रही है। ऐसे ही ओवरकास्ट की यस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/9 बन रही है और नो की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0/5 बन रही है। और इसी तरीके से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ यस रेनी के लिए 3/9 है और नो के लिए जो है वो 2/5 है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हम अपने डेटे के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं और फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे E1 कैलकुलेट कर रहे हैं। E1 इज योर फर्स्ट एट्रीब्यूट और E1 फर्स्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं यस के लिए। ओके, तो ये पूरा कॉलम जो है ये E1 है जो कि यस के लिए कैलकुलेटेड है और इसी तरीके से ये E1 है जो कि आपने नो के लिए कैलकुलेट किया है। ओके, तो ये बेसिकली प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि आप ट्रेनिंग डेटे से कैलकुलेट कर रहे हैं या डेटा सेट्स जो है इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। इनके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म भी यूज की है और कंडीशनल इसको इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटलेट व्हेन द कंडीशन इज यस, तो इसकी कंडीशन की बेस के ऊपर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है वो आप यहाँ पे जो है वो बेसिकली एस्टिमेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने बाकी जो फीचर्स हैं इनके लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है और आपकी उसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज E2 होंगी ये। और E2 प्रोबेबिलिटीज जो है वो आप देख रहे हैं कि एक कॉलम में वो यस के लिए हैं और E2 प्रोबेबिलिटीज जो है वो दूसरे कॉलम में वो नो के लिए हैं। और इसी तरीके से आपने ये टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट की हैं प्रोबेबिलिटीज और इसी तरीके से आपने ह्यूमिडिटी के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। फिर आपने विंडी के लिए प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करनी है और एंड पे आप देख रहे हैं कि आप pH कैलकुलेट कर रहे हैं और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है। pH जिसको फॉर्मूले में लिखा गया है दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। तो H आपको मैं दोबारा बता रहा हूं ये क्लास की वैल्यू के लिए यूज हो रहा है और यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। तो आप अगर फॉर्मूले को दोबारा से देख लें एक दफा
तो वहां पे आप एंड पे क्या करते हैं, आप एंड पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो है यस एंड नो की क्लास प्रोबेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जी, तो ट्रेनिंग में आप नाइव बेस में क्या करते हैं, आप बेसिकली ट्रेनिंग डेटा को लेके ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो हैं इनको अपने पास कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अब जब आपने किसी नई क्लास को क्लासिफाई करना है, अननोन डेटा को क्लासिफाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा आ गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी क्लास प्रेडिक्ट करो कि ये क्लास यस की बन रही है या क्लास नो की बन रही है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर अब आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और पहला स्टेप ये है कि आपने लाइकलीहुड ऑफ यस कैलकुलेट करनी है। लाइकलीहुड ऑफ यस आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आउटलुक की वैल्यू सनी है तो यहां पे आपने सनी की प्रायर प्रोबेबिलिटी ले लेनी है, और टेम्परेचर चूंकि कूल है तो आपने यहाँ पे कूल की प्रायर प्रोबेबिलिटी ले लेनी है, और ह्यूमिडिटी चूंकि हाई है तो आपने यहाँ पे हाई की जो यस के लिए प्रोबेबिलिटी है वो ले लेनी है, और इसी तरीके से विंडी चूंकि ट्रू है तो आपने यहाँ पे विंडी की जो यस के लिए प्रोबेबिलिटी है वो ले लेनी है, और एंड पे चूंकि यस की क्लास है तो आपने 9/14 ले लेना है, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास लाइकलीहुड ऑफ यस आ जाएगी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.0053 है। इसी तरीके से आपने लाइकलीहुड ऑफ नो कैलकुलेट करनी है, और लाइकलीहुड ऑफ नो कैलकुलेट करते वक्त आपने प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो लेनी है। ओके, प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो फॉर सनी दैट इज 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर that is 1/5, और 4/5 for humidity and 3/5 for windy, और 5/14 for no। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, और इसी तरीके से आपके पास लाइकलीहुड ऑफ नो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास लाइकलीहुड ऑफ नो आ गई है, और इस स्टेप को करने के बाद आपने इस डेटे को नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइजिंग द लाइकलीहुड सो दैट प्रोबेबिलिटीज सम टू 1, हमने इनको नॉर्मलाइज कर देना है। नॉर्मलाइज करने का तरीका आसान है, आपने टोटल लाइकलीहुड यस एंड नो को डिवाइड कर देना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ यस के साथ। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा 20.5%। फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो को उसी तरीके से लाइकलीहुड ऑफ नो डिवाइडेड बाय टोटल लाइकलीहुड के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.5। तो इसका मतलब ये है कि इस जो एग्जाम्पल है इसकी प्रेडिक्शन जो है वो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है वो ज्यादा बन रही है, ऑलमोस्ट 80% के करीब, तो हम इस एग्जाम्पल को प्रेडिक्ट करेंगे एज ए नो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो यहाँ पे ज्यादा बन रही है तो इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे नो के तौर पे, तो आप इस एग्जाम्पल को आंसर करेंगे नो। ओके जी, इस सारे एल्गोरिथम को या इस सारे प्रोसेस को हम नाइव बेस एल्गोरिथम कहते हैं। नाइव बेस एल्गोरिथम के अंदर पहले हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, और उन प्रायर प्रोबेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर हम लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ यस कैलकुलेट करते हैं, जिसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैलकुलेट करते हैं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उस क्लास को हम एज ए आंसर प्रेडिक्ट कर देते हैं। नाइव बेस जो है इसके बारे में हम कुछ इश्यूज हैं उनको देखना चाहेंगे कि इसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। नाइव बेस का एक मेजर इशू ये होता है कि इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर किसी एक एग्जाम्पल की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी एग्जाम्पल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। आप रीजन समझ सकते हैं, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कोई एक भी अगर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि सारी जो है वो जीरो हो जाएंगी। इस चीज को हमने कैसे हैंडल करना है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, और आखिर में न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो मैं क्विकली जरा इसको गुजार रहा हूँ। जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ जाती है
तो उसका आसान तरीका ये है कि आप 1 प्लस कर दें। इसकी रेमेडी ये है कि आप हर प्रोबेबिलिटी काउंट के अंदर 1 प्लस कर दें। ओके जी, तो 1 प्लस के साथ जो है वो आप इस मसले को हल कर सकते हैं अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज जो है उनमें 1 प्लस। ये आसान सा तरीका है। इसके कुछ और मेथड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे नीचे रेफर्ड भी हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी पे गौर कर रहे हैं कि अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो हम इसको अवॉइड करने के लिए सब की प्रोबेबिलिटीज के अंदर 1 प्लस जो है वो कर सकते हैं। दूसरा इशू ये है कि अगर मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं तो नाइव बेस प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू एल्गोरिदम्स है जिसको मिसिंग वैल्यूज का कोई इशू नहीं होता। अगर आपके पास डेटे के अंदर मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, ट्रेनिंग डेटे के अंदर, या इवन आपके पास प्रेडिक्शन वाली एग्जांपल के अंदर भी मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, आसानी से आप उसको जो है वो डील कर लेता है नाइव बेस एल्गोरिदम। ट्रेनिंग इंस्टेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रीक्वेंसी काउंट। क्लासिफिकेशन एट्रीब्यूट विल बी ओमिटेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आउटलुक की वैल्यू मिसिंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली ये प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी और इसका इफेक्ट जो है वो एज सच मिसिंग वैल्यू का ज्यादा आपको नहीं आएगा। तीसरा इशू ये है कि प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो अभी हम डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ देख रहे हैं, कैटेगोरिकल वैल्यूज भी जिनको कहा जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट या फीचर आ जाती है जो कि न्यूमेरिक है, तो वहां पे हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो ज़ाहिर है इनकी काउंटिंग तो हो नहीं सकती, तो वहां पे हमने ये जो कंडीशनल या प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इस मसले को भी आप हल कर सकते हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम गॉसियन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि ये जो एल्गोरिदम नाइव बेस का न्यूमेरिक डेटे को डील करता है उसको हम सम टाइम गॉसियन नाइव बेस एल्गोरिदम के तौर पे भी रेफर कर देते हैं। ओके, गॉसियन एल्गोरिदम के तौर पे भी हम इसको जो है वो सम टाइम जो है वो रेफर कर देते हैं। हाँ जी, जब आपके पास न्यूमेरिक डेटा है इस सिचुएशन के अंदर है तो आप फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है इसको यूज करते हैं और जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये जो प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो हैं या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज जो हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है ये जरा देख लीजिएगा। इसके लिए आपको मीन चाहिए होगा, आप एवरेज भी जिसको कहा जाता है वो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है, ये दो मेट्रिक आपको चाहिए होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। और किसी भी वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप डेंसिटी फंक्शन के फॉर्मूले को यूज करके आप उसके लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा कि हमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज जब कैलकुलेट की हैं तो हमने इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन जो है इसको कैलकुलेट कर लिया है, यस के लिए भी और नो के लिए भी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन कैलकुलेट कर लिया है, यस के लिए भी एंड नो के लिए भी। तो अगर जिस एग्जाम्पल को हमने प्रेडिक्ट करना है वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू 66 है तो हम सिंपली वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उसके अंदर इसको पुट कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसको हम बाकी प्रोबेबिलिटीज के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है जिसके बारे में हमने गेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर ये 66 को एंटर करेंगे और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.0340 और ह्यूमिडिटी में हम 90 को एंटर करेंगे डेंसिटी फंक्शन के अंदर, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और लाइकलीहुड इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी और लाइकलीहुड नो आ जाएगी और फिर हम 25% कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस को और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो को 75% जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है वो यहाँ पे नाइव बेस के अंदर ज्यादा है। तो दिस इज हाउ नाइव बेस एल्गोरिथम डील्स विद द न्यूमेरिक वैल्यूज, और इसको हम गॉसियन नाइव बेस के तौर पे भी सम टाइम जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। नाइव बेस जो है इट परफॉर्म वेरी वेल ऑन सम प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने स्पैम फिल्टरिंग की एग्जांपल आपको दी है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन की आपको एग्जांपल दी है, एनएलपी के अंदर ये काफी यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो स्टिल ये या इसकी वेरिएशंस जो है वो काफी फेमस हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक और टाइप का नाइव बेस है जिसको जो स्पेशली डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन में यूज होता है, इसको मल्टी नॉमिनल नाइव बेस कहा जाता है। ये आगे शायद एनएलपी के अंदर जाके इस पे हम थोड़ी डिटेल में बात करें, अभी जरा क्विकली इसको देख लें। द वर्जन ऑफ नाइव बेस यूज्ड फॉर द डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ये बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल के साथ वर्क करता है, और इसमें आपके पास वर्ड्स की अकरेंसेस होती हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ई गिवन प्रोबेबिलिटीज, तो इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टोरियल जो है उसको यूज कर रहे होते हैं, टोटल फैक्टोरियल को, और फिर हर इंडिविजुअल कैरेक्टर का जो वर्ड का फैक्टोरियल वैल्यू है उसको यूज कर रहे होते हैं। एक जरा क्विकली इसको एग्जांपल से देख लें। सपोज दैट हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसमें दो ही वर्ड्स हैं, येलो एंड ब्लू, और येलो की जो अकरेंस है डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 75% है, और ब्लू की जो अकरेंसेस हैं डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 25% है। और यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, लेट्स से उसमें लिखा हुआ है ब्लू, येलो एंड ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द डॉक्यूमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस डॉक्यूमेंट के लिए? 3 फैक्टोरियल टोटल, क्योंकि डॉक्यूमेंट में 3 वर्ड्स हैं तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी जो है वो येलो की डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए यहाँ पे है कि ब्लू चूंकि 2 टाइम्स आया है, तो इसलिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल जो है वो हम इसको रेफर करें। तो इस तरीके से आपकी ये डॉक्यूमेंट की प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट होंगी। नीचे एक और एग्जांपल दी गई है जहाँ पे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ एक्चुअली मल्टी नॉमिनल नाइव बेस वर्क्स। ये काफी फेमस एल्गोरिथम है जो कि डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। तो अभी इस सारी डिस्कशन के अंदर आपने बेसिकली 3 तरह से नाइव बेस एल्गोरिथम को देखा है। एक जहाँ पे आपने इसको कैटेगोरिकल डेटे के साथ यूज किया, नॉमिनल डेटे के साथ यूज किया, जिसको सम टाइम हम कैटेगोरिकल नाइव बेस भी कह देते हैं। दूसरा आपने गॉसियन नाइव बेस देखा, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज किया। और अभी आपने मल्टी नॉमिनल नाइव बेस देखा जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ या वर्ड्स के साथ जो है वो नॉर्मली यूज हो रहा होता है। थोड़ा सा जरा क्विकली देख लें कि पाइथन में इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। बिल्ट इन लाइब्रेरीज के साथ इसको हम यूज करेंगे। क्विकली जरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें। लेट्स स्टार्ट विद द कैटेगोरिकल नाइव बेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा जो है वो नॉमिनल टाइप का है ज्यादा, और आपने इसको कैटेगोरिकल नाइव बेस आपने इसमें यूज करना है। तो इसके लिए क्लास जो है वो कैटेगोरिकल NB क्लास है जो कि आपने इंपोर्ट करनी है। ये मैट्रिक्स आप यूज करते हैं, ये वेदर डेटे के साथ आप इसको वर्क कर रहे हैं, उसको आपने लोड कर लिया, यहाँ पे आपने उसको प्रिंट कर लिया, ये उसकी फीचर्स हैं, आपने उसकी इंफॉर्मेशन जो है इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब जरा थोड़ा सा मैं आगे इसके आउटपुट पे भी आपको दिखाऊंगा कि अभी हम जो एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, उनकी टाइप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम उसकी टाइप, ये जो AS टाइप का फंक्शन है, इसको यूज करके उसको कैटेगरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमने आउटलुक को कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने ह्यूमिडिटी को कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने विंडी को कन्वर्ट कर दिया। तो सबकी हमने डेटा टाइप जो है वो चेंज कर दी हुई है, और इसी तरीके से अब हमने वो फीचर्स को लैदा कर दिया है, और आप देख रहे हैं, और हमने क्लास को जो है वो लैदा कर दिया। मैं इसके आउटपुट आपको बता रहा हूँ। शुरू में आपको डेटा नजर आ रहा है, बाद में ये जो आपने फंक्शन df.info यूज किया था, पांडास का ये फंक्शन है,
जिसको आपने यहाँ पे यूज किया था। इसमें सिर्फ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा एंड के ऊपर कि प्रीवियसली आपके जो फीचर्स हैं उनकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है और अब आपने उसको कैटेगरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ओके, अब दोबारा से आप इसकी इन्फो को डिस्प्ले करेंगे और फिर आप इसका स्टेटिस्टिक्स डिस्प्ले करेंगे कुछ, और यहाँ पे अब आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है कैटेगोरिकल नाइपेज का, और यहाँ पे अब आपने फिट का फंक्शन कॉल कर लिया जो आपने डिसीजन ट्री में भी किया था, और उसको फीचर्स और क्लास जो है वो पास कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्स को पास कर दिया है ताकि वो उसी डेटे के ऊपर प्रेडिक्शन करे। आप जानते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्स के अंदर क्लास नहीं है, ये सिर्फ फीचर मैट्रिक्स है, और ये प्रेडिक्ट का फंक्शन सिर्फ फीचर मैट्रिक्स ले रहा है और वो क्लास प्रेडिक्ट कर रहा है, और एक्स वही डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है जिसके ऊपर आपने इसको ट्रेन किया हुआ है। ओके, इसकी प्रेडिक्शंस को आपने प्रिंट कर दिया। ये एक्यूरेसी मैट्रिक्स आपने पहले भी यूज किया है। ये परसेंटेज में आपको बता देता है कि आपके जो एल्गोरिथम है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। अब जरा इसके आउटपुट पे गौर करिएगा वन बाय वन। अब सबसे पहले तो आपने चूंकि इन्फो को दोबारा से कॉल किया था, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले जिनकी डेटा टाइप इंटीजर थी अब सारी कैटेगरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद ये स्टेटिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं। ओके, यस की और नो की नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हैं। अब यहाँ पे अब आपको प्रेडिक्शन नजर आ रही है, गौर करिएगा। ये जो आपने पूरी एक फीचर सेट था उसको पास करके प्रेडिक्शन करवाई है, वो प्रेडिक्शन अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है। नीचे जरा गौर करिएगा, एल्गोरिथम की एक्यूरेसी आपको नजर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 93%। और ये इंटरेस्टिंग है कि ये इसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब ये है कि ये 92% ऑलमोस्ट करेक्टली परफॉर्म कर रहा है, और 8% के करीब अप्रोक्सीमेटली ये रॉन्गली प्रेडिक्ट कर रहा है। ये आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ये जो इसने प्रेडिक्शन की है ये एक्चुअल प्रेडिक्शन के साथ इसको कंपेयर करके भी आप खुद से भी क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन वही है जो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि आप इसको उसी डेटे के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं जिस ट्रेनिंग डेटे के ऊपर आपने इसको ट्रेन किया हुआ है। ये आपका कैटेगोरिकल नाइबेस है। ये कैटेगोरिकल इसलिए है कि आपके पास जो फीचर्स हैं वो नॉमिनल टाइप की हैं। अब हम नाइबेस की दूसरी टाइप के ऊपर मूव करते हैं जिसको हम गॉसियन नाइबेस के तौर पे जो है वो रेफर करते हैं। गॉसियन नाइबेस के लिए हम अपना डेटा सेट भी चेंज करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हम जो डेटा सेट यूज करने जा रहे हैं दिस इज ए वेरी क्लासिक डेटा सेट इन मशीन लर्निंग फील्ड, जिसको आयरस फ्लावर डेटा सेट कहा जाता है। और ये डेटा सेट मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट के अंदर कोई ऑलमोस्ट अब 40-45 सालों से यूज हो रहा है। तो 80s के अंदर इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, और अब स्टिल ये जितने भी नए एल्गोरिथम्स हैं या टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इस डेटा सेट को स्टिल जो है वो यूज किया जाता है। बहुत ही वेल डिजाइंड और पावरफुल डेटा सेट है जिसको हम आयरस फ्लावर डेटा सेट जो है कहते हैं। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा इस डेटा सेट का। इस डेटा सेट के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो काफी रीजनेबली ज्यादा हैं, मतलब 150 एग्जांपल्स हैं। तो एक तरह से अभी हम बड़ी कम एग्जांपल्स के साथ वर्क कर रहे थे, 10-15 एग्जांपल्स के साथ मैक्सिमम। तो अभी हमें रीजनेबली एक लार्ज साइज की एग्जांपल सेट जो है वो यहाँ पे जिसको हम यूज करने जा रहे हैं। याद रखें अभी जो मॉडर्न मशीन लर्निंग है जिसको मैसिव डेटा सेट्स के ऊपर हम टेस्ट करते हैं, इसमें जो आपकी एग्जांपल्स होती हैं वो थाउजेंड्स में होती हैं। अभी जो मॉडर्न मशीन लर्निंग है इसमें जो आपका डेटा सेट है वो हो सकता है 40,000 50,000 एग्जांपल्स के ऊपर जो कंसिस्ट कर रहा हो। तो अभी हम एक रीजनेबली लार्ज डेटा सेट और क्लासिक डेटा सेट जो है इसके ऊपर वर्क करने जा रहे हैं, जिसमें 150 एग्जांपल्स हैं, और इसमें 5 फीचर्स हैं, इनफैक्ट 4 फीचर्स हैं, करेक्ट कर लीजिएगा, 4 फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और इन फीचर्स को जो है वो हम इनके नाम हैं पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल सीपल लेंथ एंड सीपल विड्थ, और ये इसका क्लास एट्रीब्यूट है जिसको स्पीशीज कहा जाता है। ये बेसिकली फ्लावर्स हैं, और फ्लावर के जो पेटल्स हैं
उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है, और इसी तरीके से जो उसका सेपल है उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है इसकी यहाँ पे बात हो रही है, और उसकी बेसिस के ऊपर ये डेटा सेट जो है इसको रेंज किया गया है। ये डेटा सेट कुछ इस तरीके से रेंज्ड है। ये चूंकि काफी क्लासिक डेटा सेट है तो आप इसको विकीपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। इसका एक स्पेशल विकीपीडिया पेज भी बना हुआ है। मैं कुछ हद तक आपको उसके ग्लिम्पसेस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप इस डेटा सेट पे गौर करें तो सबसे पहले आपको सेपल लेंथ नजर आ रही है, सीपल शुड से, और सीपल विड्थ नजर आ रही है, और इसी तरीके से पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ जो है वो आपको नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं रियल नंबर्स में आपको वैल्यूज नजर आ रही है, और ये फ्लावर की टाइप है। स्पीशीज का मतलब ये है कि फ्लावर की टाइप क्या है। अगर ये शुरू में आपको जिस फ्लावर की एग्जांपल्स नजर आएंगी उसका नाम है आइरिस स्टोसा, जैसे यहाँ पे उसका नाम आपको लिखा नजर आ रहा है, तो पहली 50 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको इस फूल की नजर आएंगी जिसको आइरिस स्टोसा कहा जाता है, और फर्स्ट 50 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको इसकी नजर आएंगी। इसके बाद आपको 50 एग्जांपल्स नजर आएंगी आइरिस वर्सी कलर की। ये एक्चुअली ये वाला फूल है, इसी की पेटल लेंथ और सीपल लेंथ जो है उसकी बेसिस के ऊपर डेटा मेंटेन है, और 50 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको इस फूल की नजर आएगी जिसको आइरिस वर्सी कलर जो है वो रेफर किया जाता है। उसके बाद आखिर में 101 से लेके 150 तक जो है वो एग्जांपल्स आपको नजर आएंगी आइरिस वर्जिनिका की। ये कुछ इस तरह का फूल होता है जिसकी आपको आखिरी 50 एग्जांपल्स जो है वो नजर आएंगी। तो एक तरह से पहली दफा हम एक ऐसा डेटा सेट यूज करने जा रहे हैं जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पे रेफर नहीं हो रहा। यहाँ पे आपके लिए अटेंडेंस क्वेश्चन भी है। आपने ये बताना है कि ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंगली ये सुपरवाइज्ड लर्निंग होगी या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी, और अगर इसको हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बनाना है तो इस डेटा सेट में हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जो आपका अटेंडेंस क्वेश्चन भी है। आपने ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सेट क्या ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और अगर हमने इसको सुपरवाइज या अनसुपरवाइज्ड बनाना है तो हमें इस डेटा सेट के अंदर क्या चेंज करनी पड़ेगी। एनी हाउ ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था डेटा सेट का, विच इज ए वेरी क्लासिक डेटा सेट इन मशीन लर्निंग डोमेन। और आप देख रहे हैं कि इसमें 4 फीचर्स हैं और एक क्लास एट्रीब्यूट है और मल्टी क्लास प्रेडिक्शन है। ये बेसिकली जहां पे आपने 3 में से एक फ्लावर बताना है अकॉर्डिंग टू द फीचर कि ये किस फ्लावर जो है किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये काफी फेमस डेटा सेट है तो इट इज पार्ट ऑफ द sklearn डेटा सेट क्लास। इसमें कुछ 7 के करीब डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, काफी क्लासिक डेटा सेट्स हैं जो उनमें से ये भी आइरिस भी आपको इसका हिस्सा नजर आएगा। और आपने यहाँ पे अब इंपोर्ट किया है गॉसियन नाइव बेस को। आप देख रहे हैं पहले आपने कैटेगोरिकल नाइव बेस यूज किया था, अब आप गॉसियन नाइव बेस जो है इसको यूज कर रहे हैं, और ये आपने यहाँ पे अब आइरिस डेटा सेट डॉट लोड आइरिस को कॉल करके आपने इसको आइरिस जो है इसको यहाँ पे लोड कर लिया है। ये डेटा सेट जो है ये जितने भी इसके अंदर सेव्ड हैं, एक तो ये याद रखिएगा ये जो पांडास का डेटा टाइप है वो यूज नहीं करते, बल्कि ये सिंपल 2 डायमेंशनल एरे के अंदर सेव्ड होते हैं, और बेसिकली ये 2 एरेज पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। एक आइरिस डॉट डेटा होता है जो कि क्लास एट्रीब्यूट के अलावा वाला हिस्सा होता है, और दूसरा वाई पार्ट होता है जो कि इसका टारगेट पोर्शन होता है। ओके, आप इसकी शेप दिखा सकते हैं एक्स की और वाई की, और फिर गॉसियन नाइव बेस आप बना लें और उसके बाद आप उसको फिट कर दें, और साथ ही आप ये प्रेडिक्ट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। आप बाद में भी इसको कॉल कर सकते हैं। ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, एक ही दफा ज़हर इसको कॉल करेंगे, हम इसको सेकेंड टाइम कॉल करते हैं और इसके रिजल्ट को हम इस एरे में सेव कर देते हैं जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। उसके बाद इसको प्रेडिक्ट कर देते हैं प्रेडिक्शन को, और फिर एक्यूरेसी जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसके आउटपुट है। आप देख रहे हैं कि 150 रोज हैं और 4 फीचर्स के साथ है। ये सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ,
पीटर लेंथ एंड पीटर ब्रिथ के साथ ये था, और फिर नीचे आपको ये प्रेडिक्शन नजर आ रही है। 0 फर्स्ट फ्लावर है, 1 सेकंड फ्लावर है, और 2 जो है वो थर्ड फ्लावर है। एक्यूरेसी आप देख रहे हैं कि 96% जो है वो आ रही है। तकरीबन 4% जो एग्जांपल्स हैं ये इसको रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल वी हैव। थैंक यू वेरी मच। इसको देखिएगा, आपकी लैब का जो पोर्शन है, ये स्टडी है, वो भी इन्हीं लेक्चर्स के अंदर कन्वर्टेड कवर्ड है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।